मुज़फ़्फ़र सर, जैसा कि आप जानते हो कि अभी लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन लेक्चर्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी ऑनलाइन लेक्चर इसलिए स्टार्ट हो रहे हैं क्योंकि आप सबको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और अब ये लॉकडाउन कब तक ख़त्म होगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। जैसे ही गवर्नमेंट की कुछ नोटिफिकेशन आती है तो क्लास आपके रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हम लोग ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या होता है ना कि ऑनलाइन लेक्चर में और सामने पढ़ाने में बहुत फ़र्क होता है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी। तो आप ध्यान दीजिए अच्छे से। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो आपको मैं पढ़ाऊँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और जैसे कि आप कुछ स्टूडेंट मुझे जानते होंगे कि जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो टेक्स्ट बुक सामने होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम लोग उसके वर्ड के मीनिंग लिखते हैं। क्योंकि देखो, आप जितना ज़्यादा वर्ड के मीनिंग लिखोगे ना, उतना आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो बहुत अच्छी बात है। टेक्स्ट बुक है तो आप पेंसिल रखिए साथ में, और जो हार्ड वर्ड्स है उसका मैं आपको तर्जुमा बताऊंगा। वो तर्जुमा आप अपने रेफरेंस के लिए लिख लेना, ताकि आप जब अगली बार उसको पढ़ोगे ना तो आपको आसानी से समझ में आए। ये उसका मकसद है। दूसरी बात, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो PDF फाइल आप ई बाल भारती के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप PDF फाइल को आप रेफ़र करो। मतलब आप कोशिश ये करो कि जितना अगर आपके सामने टेक्स्ट बुक होगी तो आपको चीज़ अच्छे से समझेगी। तो सिर्फ फॉर्मेलिटी मत निभाइएगा कि सिर्फ लेक्चर सुन लिए हो गया, नहीं। आप अच्छे से सुनिए, मीनिंग्स पे ध्यान दीजिए। अगर आप टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप नोटबुक में मीनिंग लिखिए। कुछ नहीं समझा तो आप फिर पीछे कीजिए, रिवाइंड कीजिए, फिर सुनिए। एक्चुअली लाइव लेक्चर और ऑनलाइन लेक्चर में यही फ़र्क होता है। क्या होता है ना कि जब हम लाइव लेक्चर लेते हैं ना, तो लाइव लेक्चर में क्या होता है, कभी कभी कम्युनिकेशन टूट जाता है, कभी नेट प्रॉब्लम होती है, कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ना हो, कभी हमारा नेटवर्क ड्रॉप हो जाए। तो लाइव लेक्चर में मज़ा नहीं है जितना वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करने में है। क्योंकि आप खुद जिस चीज़ को समझ सकते हो, क्योंकि अगर अपलोड करते हैं हम वो चीज़ को तो आपके पास वो चीज़ सामने रहती है। आप उसको पीछे रिवाइंड कर सकते हो। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप मतलब वो चीज़ को दोबारा देख सकते हो। हाँ, रही बात डाउट की तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो इस तरह से हम लोग ये ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको भेज रहे हैं। तो जैसे कि 10वीं उर्दू मीडियम में जो मराठी है वो अंतर्भारती है। अंतर्भारती मराठी में जैसा कि आपके सामने है अंतर्भारती इयत्ता 10वीं। तो अंतर्भारती के अंदर नॉर्मली जो हम लोग का जो नॉर्मल जो सिलेबस है, पहले उस सिलेबस के ऊपर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो अंतर्भारती मराठी जो उर्दू मीडियम की जो मराठी है, इसका अगर हम लोग एक छोटा सा एक इंडेक्स को लेकर एक रिव्यू देखते हैं हम लोग। जैसे कि आप देखोगे अनुक्रमणिका में भाग 1 और भाग 2, तो 2 पार्ट की आपकी मतलब 2 आप लोग को यूनिट है, भाग 1 और भाग 2। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो अराउंड 14, यानी चैप्टर और पोएम को अगर इंक्लूड करें तो 14 है। तो पहले हम बात करते हैं भाग 1 की। तो भाग 1 के अंदर अगर आप देखोगे तो पहला जो है तू सर्व जगाचा त्राता, ये प्रार्थना है। तो प्रार्थना जो है वो नॉर्मली सिर्फ स्कूल में पढ़ाई जाती है, इसका कोई क्वेश्चन आंसर्स वगैरह आपको बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा। उसके बाद में दूसरी जो है वो संतवाणी है। संतवाणी के 2 पार्ट है आपको, अविभाग और आविभाग। नई चीज़ नहीं है, 9th स्टैंडर्ड में भी आपको संतवाणी थी। उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो 3rd चैप्टर है अनाथांची आई। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में 4th चैप्टर है चिल्ड्रंस ऑफ हेवन। 5th नज़म है खोप्या मधी खोपा, बहिणाबाई चौधरी की बहुत ही एक मैं कह सकता हूँ एक मशहूर नज़म है ये। मकबरा माझ्या मनातला,
बदलणं म्हणजे तो पहला जो यूनिट है उसमें ये 7 पार्ट है। तो ये फर्स्ट लेक्चर में जो है आज मैं आप लोग को जो थर्ड चैप्टर है अनाथांची आई, ये चैप्टर मैं आपका शुरू करूँगा। ये चैप्टर होने के बाद में इंशाल्लाह फिर हम लोग जो संत वाणी है उसका भी हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो अभी अनाथांची आई जो चैप्टर है उस चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहले अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक को साथ में ओपन कीजिए, नहीं है तो किसी दूसरे मोबाइल में आप PDF फाइल को ओपन रख सकते हो सामने। अनाथांची आई, अनाथांची आई ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर की जो मुसन्निफ़ा है वो है सिंधुताई सपकाळ। सिंधुताई सपकाळ की ये ऑटोबायोग्राफी है, मतलब ये उनकी आप बीती है। तो ये जो आप बीती है, इस आप बीती में जो मुसन्निफ़ा है सिंधुताई सपकाळ, इन्होंने इल्म को हासिल करने, पढ़ाई करने के लिए किन मुसीबतों को उन्होंने फ़ेस किया, किन प्रॉब्लम को उन्होंने फ़ेस किया, उन सब चीज़ों को इस सबक में बयान किया गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अनाथांची आई सिंधुताई सपकाळ की आप बीती है, ऑटोबायोग्राफी है। अगर हम बात करें इसके टाइटल की, अनाथांची आई, आई वर्ड आपको पता है, आई मतलब माँ, मदर। अनाथ, अनाथ हम कहते हैं बेसहारा, ऑर्फन, जो हम कह सकते हैं जो अनाथ जो लोग होते हैं जिनका कोई नहीं होता दुनिया में। तो ऐसे जो बेबस लोग हैं, ये लक़ब उनको मिला सिंधुताई सपकाळ को, अनाथांची आई, उनके काम की वजह से। बेसहारा जो लोग हैं उनकी माँ, अनाथ लोगों की माँ, ऐसा उनको लक़ब मिला। एक सोशल वर्कर थी, ये समाज सेवक थी, समाज सेविका थी। उन्होंने कई अनाथ बच्चों को पढ़ाया, उन्हें मोटिवेट किया, उन्हें इनकरेज किया, उनको पढ़ाई के लिए इनकरेज किया और उनको ये बताया कि जब अगर आप इल्म हासिल नहीं करोगे तो आपका समाज में कोई भी, आपको समाज में कोई स्थान नहीं है, आपको समाज में कोई आपको एक अच्छा लेवल नहीं मिलेगा जब तक आप तालीम हासिल नहीं करोगे। जैसे कि हमको पता है कि इल्म हासिल करना, तालीम हासिल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम अच्छी तालीम अगर हम हासिल करते हैं, अगर हम अच्छा पढ़ लिखते हैं तो समाज में, इस माशरे में हमें एक रिस्पेक्ट मिलती है, हमें एक इज़्ज़त मिलती है। और अगर हम इल्म के ऊपर अगर ध्यान नहीं देंगे तो समाज में हमें कोई भी एक अच्छी जगह, एक मर्तबा नहीं मिल सकता। हर सबक में कुछ ना कुछ सीखने मिलता है हमें। वो सिर्फ सबक नहीं होता, सिर्फ पोर्शन में नहीं होता। सबक देने का मकसद ये होता है कि हम उसे कुछ हासिल करें। तो इस सबक से इंशाल्लाह हम लोग ये हासिल करेंगे कि हमारे ज़िंदगी में तालीम कितनी ज़रूरी है। सिंधुताई सपकाळ बचपन से बहुत ज़्यादा पढ़ाई में दिलचस्पी रखती थी, लेकिन उनके घर के कुछ हालात ऐसे थे, जैसा कि हमको पता है कि उस पहले ज़माने में औरतों को पढ़ाया नहीं जाता था। और हमें ये भी पता है कि सावित्रीबाई फुले, इन्होंने ही औरतों की तालीम शुरू की। उन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया और आज उनकी वजह से जो औरतें हैं वो पढ़ लिख रही हैं। तो उसमें से सिंधुताई सपकाळ एक बहुत अच्छी मिसाल है हमारे सामने। तो अगर हम इसका पहला परिचय देखें, परिचय सिर्फ एक लाइन का जो है उस पर हम थोड़ा सा ध्यान। जी, जैसा मैं आपको बता रहा था कि प्रस्तुत पाठात लेखिकेची प्रतिकूल परिस्थिति। प्रतिकूल का मतलब बहुत ही खराब, बदतर। परिस्थितित मतलब हालात, मतलब मुसन्निफ़ा के जो हालात थे वो बहुत ही ख़राब थे। और ऐसे हालात में भी
शिकण्याची प्रचंड जिद्द, शिकण्याची, पढ़ाई करने की, इल्म हासिल करने की। प्रचंड जिद, प्रचंड का मतलब होता है खूब, बहुत ज़्यादा। जिद्द यानी ज़िद, दिसून येते, दिखाई देती है। मतलब ये परिचय में हमको क्या समझ में आया कि मुसन्निफ़ा इस सबक में मुसन्निफ़ा बहुत ही बुरे हालात से गुज़र रही थी। उसके बावजूद उनकी जो पढ़ाई को लेकर जो ज़िद थी, उस ज़िद को इस सबक में बयान किया है। समझ में आ रहा होगा आपको? आप मीनिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग अभी सबक शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुसन्निफ़ा की ऑटोबायोग्राफ़ी है, उनकी आप बीती कहानी है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि जैसा कि अभी मैं सबक पढ़ के शुरू कर रहा हूँ, मीनिंग्स पे ध्यान देना। मी सिंधुताई सपकाळ, मुसन्निफ़ा कह रहे कि मैं सिंधुताई सपकाळ, मला लहानपणी सगळेजण चिंदी म्हणत। मला लहानपणी, लहानपणी मतलब बचपन में, जब मुसन्निफ़ा छोटी थी, सगळेजण, सगळेजण मतलब हर कोई, मतलब जितने भी उनके आस पड़ोस के लोग हैं या उनके जो घर वाले हैं या उनके पहचान वाले हैं, चिंदी म्हणत, उनको जैसा कि एक पेट नेम होता है ना, हर किसी का कभी कभी हमारे घर में हमारा पेट नेम होता है। जैसा कि अगर समझो किसी का नाम, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम मुज़फ़्फ़र है, तो घर पे मुझे कोई और पेट नेम से बुलाते हैं, प्यार से कहा जाता है। तो मुसन्निफ़ा को प्यार से हर कोई चिंदी कहते थे। चिंदी जैसे कि सुनने में थोड़ा सा अलग लगता है, तो उनको प्यार से कहा जाता था चिंदी। चिंधी अभिमान साठे, अब अगर हम देखें तो उनका पूरा नाम यहाँ पे दिया है कि चिंधी अभिमान साठे, साठे उनका सरनेम। माझा जन्म 14 नोव्हेंबर 1948 रोजी नवरगाव फॉरेस्ट येथे झाला। माझा जन्म, जन्म मतलब जो पैदाइश की जो उनकी डेट है, वो कह रहे कि मेरा जो जन्म है 14 नवंबर, जैसे इसको कैसे प्रोनाउंस करते हम, 14 नवंबर 1948, 1948, 1948 को मराठी में कहते हैं 1948। 1948 रोजी नवरगाव फॉरेस्ट येथे झाला। नवरगाव फॉरेस्ट जगह का नाम, यहाँ पे इनका जन्म हुआ। तारीख याद रखिएगा आप, 14 नवंबर 1948, 14 नवंबर 1948। माझ्या वडिलांना अण्णाजी म्हणायचे। माझ्या वडिलांना, मुसन्निफ़ा कह रही कि मेरे अब्बू को, मेरे पिताजी को अण्णाजी कहा जाता था, मतलब वहाँ के लोग उनको अण्णाजी नाम से जानते थे। अभिमान साठे उनके अब्बू का नाम था, तो उनको प्यार से कहा जाता था अण्णाजी। आमचं घर छोटंसं, समझ में आ रहा होगा आपको कि आमचं घर छोटंसं मतलब यहाँ पे मुसन्निफ़ा कह रहे कि हमारा जो घर था वो बहुत ही छोटा था, पण छान होतं, छान, खूबसूरत, अच्छा। तो मुसन्निफ़ा पे कह रही कि हमारा जो घर था वो बहुत छोटा था लेकिन बहुत खूबसूरत था। देखिए, हर इंसान को अपना घर अच्छा लगता है। जैसे कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हम कैसे भी हालात में रहते होंगे, लेकिन हर किसी को अपना घर बहुत ही खूबसूरत लगता है। अंगणात गुरं, गाई, म्हशी होत्या। अंगणात, आंगन में, उनके घर के सामने एक छोटा आंगन था। उस आंगन में गुरं, जैसे कि हम कहते हैं भेड़, बकरियाँ, गाई, म्हशी होत्या। गाई, गाय, म्हशी, भैंस, जैसे गांव में रहती थी, गांव में हमारे घर के सामने आंगन होता है, कई लोग आंगन में भेड़, बकरियाँ, गाय, भैंस पालते हैं, तो उनके भी घर के सामने एक आंगन था और भेड़, बकरियाँ, गाय, भैंस वो पाला करती थी। मी रोज़ म्हशी घेऊन, अब मुसन्निफ़ा कह रही कि मैं रोज़ भैंसों को लेकर, म्हशी, भैंस,
भैंसों को लेकर शाळेसमोरून जात असे। अब वो रोज़ भैंसों को लेकर अपने स्कूल के सामने से वो गुज़रती थी। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो मुसन्निफ़ा है वो घर के काम करती थी, वो भैंसों को चराने ले जाती थी। तो कहीं ना कहीं हमारे एक बात समझ में आ रही होगी कि पढ़ाई करने का उनका बहुत ज़्यादा दिल था, लेकिन घर के कामों में वो मशगूल रहती थी। त्या शाळेचं नाव होतं, उस स्कूल का नाम था, शाळेचं नाव, शाळा मतलब स्कूल, नाव मतलब नाम, बुनियादी ग्राम शाळा पिंपरी। स्कूल का नाम था बुनियादी ग्राम शाळा, पिंपरी मेघे, आरवी रोड, जिला वर्धा। ये उसका एक छोटा सा एड्रेस। शाळा म्हणजे एक भला मोठा हॉल होता। अब यहाँ पे मुसन्निफ़ा ये बता रही है कि स्कूल क्या थी, एक भला मोठा हॉल, भला मोठा, एक बहुत बड़ा एक हॉल था। मतलब जैसे कि नॉर्मल स्कूल होती वैसे इनकी स्कूल नहीं थी, सिर्फ एक बहुत बड़ा हॉल था। धान्य ठेवायला गोडाऊन बांधतात तसा, धान्य ठेवायला, धान्य मतलब अनाज, ठेवायला रखने के लिए, गोडाउन बांधतात तसा, जैसा कि हम लोग अनाज को स्टोर करते हैं, बड़े बड़े स्टोर रूम्स होते हैं, गोडाउन होते हैं। तो वो स्कूल क्या स्कूल थी, एक गोडाउन होता है ना, एक बहुत बड़ा एक हॉल होता है, बस वो हॉल जैसा था। वर कौलं असलेला, कौलं मतलब कवेलू, जैसे कवेलू होते हैं, जैसे कि गांव में पहले ज़माने में, अभी भी जैसे आपको पता होगा कि ब्राउन कलर की जैसे जो टाइल्स लगी होती है ना, कवेलू होते हैं, वैसे वो कवेलू थे। समोर, सामने की तरफ, एक छान भलं मोठं चाफ्याचं झाड होतं, और बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा चाफ्याचं झाड़, चाफ़ा एक फूल का पेड़ होता है। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड आया है भलं मोठं, तो भलं मोठं का मतलब क्या होता है, भलं मोठं मतलब बहुत बड़ा। चाफ्याचं झाड़, चाफ़ा एक, जैसा मैं आपको बताया, एक फूल का एक पेड़ होता है। तो घर उनके स्कूल के सामने एक बहुत बड़ा चाफ़ा का एक पेड़ था। त्याची टपोरी, 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 टपोरी मतलब टपोरी वो नहीं जो टपोरी लड़के होते हैं, वैसा नहीं, जैसा बोले टपोरी। तो यहाँ पे टपोरी का मतलब होता है बड़े। त्याची टपोरी पांढरी शुभ्र, पांढरी शुभ्र मतलब एकदम बोलते हैं ना बिल्कुल सफ़ेद रंग के, इंग्लिश में हम कह सकते हैं स्नो वाइट कलर। पांढरी शुभ्र फुलं, फूल शाळेच्या अंगणात पडलेली, शाळेच्या अंगणात, स्कूल के आंगन में गिरे हुए। तो उनके स्कूल के सामने एक बहुत बड़ा चाफ़े का पेड़ था, और वो चाफ़े का जो पेड़ था उसके जो बड़े बड़े जो फूल थे वो ज़मीन पर पड़े हुए होते थे। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से इंशाल्लाह। म्हशी घेऊन जाताना, म्हशी जैसा मैंने आपको बताया, म्हशी मतलब भैंस, तो भैंसों को ले जाते वक्त, जैसा हमने इससे पहले पढ़े थे ना कि वो जब मतलब वो स्कूल के सामने से भैंसों को लेके चलती थी, तो म्हशी घेऊन जाताना शाळेपाशी आले, और जैसे वो स्कूल के पास पहुंचती थी कि मी म्हशी घेऊन शाळेपुढे थांबत। अब उन भैंसों को लेकर वो अपने स्कूल के सामने ठहर जाती थी। थांबत मतलब रुक जाती थी, ठहर जाती थी। शाळेत जाणाऱ्या मुली, स्कूल जाने वाली जो लड़कियां हैं, अभी आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको जैसा बताया कि उनके परेशानियों को बयान किया गया है सबक में। तो वो स्कूल के सामने जब भैंसों को चराने ले जाती थी
तो उसी स्कूल में जो लड़कियां जाती थी चांगले कपडे घालून, चांगले कपडे यानी बहुत ही अच्छे कपड़े पहनकर, चांगले कपड़े मतलब साफ़ सुथरे धोए हुए, वेणी फणी करून, वेणी फणी मतलब जैसा वेणी फणी कहते हैं बालों को जैसा चोटी बांधना सिर पर, जैसा कि स्कूल में कंपलसरी होता है, जो लड़कियां होती है वो चोटी बांधती है, तो वेणी फणी करून अच्छे बाल वगैरह संवार कर शाळेसमोर खेळत असायच्या। और वो जो लड़कियां होती थी वो स्कूल के सामने खेलती थी, जैसा कि जब रिसेस होती थी। काही जणी बसून अभ्यास करायचा, काही जणी मतलब उसमें से कुछ लड़कियां, काही जणी मतलब उसमें से कुछ लड़कियां बसून अभ्यास करायचा, अभ्यास करायचा मतलब पढ़ाई करती थी। तेव्हा मला वाटायचं, तेव्हा मतलब उस वक्त, मला वाटायचं, वाटायचं मतलब महसूस होना। तो मुसन्निफ़ा कह रहे कि उस वक्त मुझे महसूस होता था आपण पण शाळेत जावं, आपण पण, मैं भी शाळेत जावं, स्कूल जाऊं। मी एकदा अण्णाजींना म्हटलं, मी एकदा अण्णाजींना म्हटलं, अण्णाजी आपको याद होगा उनके अब्बू को कहते थे, वो भी यही कहती थी। तो मैंने एक बार अपने अब्बू से कहा, अण्णाजी मला शाळेत जाऊन शाळा शिकायची है, मुझे स्कूल जाकर पढ़ना है। तो मतलब उसने अपने आप एक बार अब्बू को कहा कि मुझे स्कूल जाकर पढ़ना है। चूली पुढं बसून, चूली पुढं मतलब चूल्हा, जैसे गांव में चूल्हा होता है मिट्टी का बना हुआ, चूली पुढं बसून भाकरी करणारे आईनं, भाकरी मतलब जैसे कि रोटी होती है, लेकिन गांव में जवारी या बाजरी की रोटी बनती है, उसको कहते हैं भाकरी। भाकरी करणारे आईनं हे ऐकलं और रोटी बना रही थी उसकी अम्मी, उसने सुना आणि ती तरा बाहेर आली। तरा का मतलब होता है बहुत ही जल्दी जल्दी। चिंदे काय म्हणालीस? और उसने पूछा क्या बोल रही तू? शाळेत जायचं, तुझे स्कूल जाना है, आणि रोज़ म्हशी कौन संभाळेल, और फिर रोज़ भैंस कौन संभालेगा? संभाली मतलब संभालना। तो उसकी अम्मी को ये सुनकर थोड़ा सा गुस्सा आया, और गुस्से में बाहर आई और बोली कि तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें स्कूल जाना है, फिर भैंसों को कौन ले जाएगा, उनको कौन संभालेगा? आपल्या साठेच्या घराण्यात, साठेच्या घराण्यात, आपको याद होगा कि उनके अब्बू का जो सरनेम था वो साठे था। तो आपल्या साठेच्या घराण्यात यानी हमारे ख़ानदान में, हमारे घराने में अजून कोणी शाळेची पायरीसुद्धा चढलं नाही। कुणी, कोई भी शाळेची पायरी, स्कूल की दहलीज चढ़लं नहीं मतलब चढ़ा नहीं। हमारे ख़ानदान में आज तक कोई भी स्कूल की दहलीज तक नहीं चढ़ा। और शायद जायचं म्हणा दी शहाणी, और स्कूल जाने के लिए कहती तो बहुत होशियार बन रही है। अण्णाजी आईचं ऐकत होते, और उसके जो अब्बू थे वो अपनी बीवी की बातों को सुन रहे थे, पण काहीच बोलत नव्हते। लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे थे। मी रडायला लागले, मैंने रोना शुरू किया। रडायला लागले मतलब रोना। मुसन्निफ़ा रोने लगी, पण माझं कोणी ऐकत नव्हतं, लेकिन मेरा कोई नहीं सुन रहा था। माझे वडील म्हणाले गप्प बस। मेरे अब्बू ने कहा, सिर्फ इतना ही कहा कि खामोश रहो। त्यांना कोणी रडलेलं आवडत नसे, रडलेलं रोता हुआ आवडत नसे, पसंद नहीं था। लेकिन मेरे अब्बू को किसी का रोना पसंद नहीं था। माझे वडील अभिमान साठे, उनके अब्बू का नाम अभिमान साठे था। नावाप्रमाणे अभिमान वाटावा तसे ते होते। नावाप्रमाणे जैसा नाम था अभिमान, अभिमान का मतलब होता है गर्व महसूस करना, प्राउड फील करना। तो वो बता रहे कि जैसे मेरे अब्बू का नाम अभिमान था, वैसे हम उनके ऊपर बहुत ही प्राउड फील करते थे। दुसरे दिन ते मला शाळेत घेऊन गेले, वो मुझे स्कूल लेके गए। त्यांनी माझं नाव शाळेत घातलं और उन्होंने मेरा स्कूल में नाम दाखिला करवाया। तो अब ये पैराग्राफ जो हम लोगों ने पढ़े हैं, इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि चिंधी को स्कूल जाना था, घर के कामकाज की वजह से नहीं जा सकती थी। अम्मी चिल्ला रही थी, लेकिन उनके अब्बू का उसको सपोर्ट था। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा सबक। तो आज मैं आपको इतना ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ जैसे आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो इंशाल्लाह वो चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी। घाई करके कोई मकसद नहीं है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आने वाले लेक्चर में ये सबक मैं पूरा कर दूंगा इंशाल्लाह।
क्योंकि मैंने शुरुआत में कुछ आपको इंट्रोडक्शन दिया था सबक का, सिलेबस का, एक पार्ट का। तो अगर आपको इसमें कुछ जैसा डाउट होगा तो आप वीडियो रिवाइंड करके आप वापस से देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सबक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे कल। और एक ही बात कहूँगा कि दुआ कीजिए अल्लाह से कि ये बीमारी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाए। देखिए लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, जब हम बाहर घूमना फिरना बंद करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि हम बेफिजूल बाहर घूम रहे हैं, तो जब तक हम बाहर निकलना बंद नहीं करेंगे ना, तब तक ये बीमारी कम नहीं होगी। अगर हम चाहते हैं कि ये बीमारी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, हमें इससे निजात मिले, और हमको बाहर निकलना बंद करना होगा। ज़रूरत के सामान के लिए आप बाहर निकल गए फिर वापस आ गए, आप अननेसेसरी बाहर मत घूमो। बस अल्लाह से ये दुआ है कि ये चीज़ जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ़, अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़।